Good afternoon, everyone. Please check the audio and video and reply me. उस पर टाइम पर ऑडियो वीडियो देते हो और मेरा नाम लिखना पड़ता है, मेरा लैपटॉप भी ऑन हो गया। जल्दबाजी में आज सारा काम खराब हो गया। ओके, पब्लिक साथ में बैठना, यहाँ पे बीच में। स्टूडेंट्स, तो बेटा जो आज का टॉपिक है वो है, हम लोग बेटा आज बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। ठीक है, द न्यू टॉपिक इज रेडियस ऑफ जायरेशन। आपको विजिबिलिटी की इशू होगी, आप भी यहाँ पे इसके पीछे आ जाओ, ज़्यादा कॉर्नर बैठोगे विजिबिलिटी इशू होगा। तो आज का जो टॉपिक है बेटा उसमें हम बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, कल के लेक्चर में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन किया, I = mr² and we studied about what you call, और दो न्यूमेरिकल्स आपको कराए मैंने। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल्स वर देयर और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए दिया था, बट फिर से किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया कि वो न्यूमेरिकल किया या नहीं किया। क्या जब तक तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे कुछ आउटपुट नहीं आनी है। मैं यहाँ पे बोलता रहूँगा, आप लोग सुनते रहोगे, कोई आउटपुट नहीं होगी। नो ग्रोथ विल बी हैपनिंग, नो ग्रोथ विल टेक प्लेस। ठीक है, सिंपल एक क्लास हो जाएगी और तो कोई बेनिफिट जो अगर बोलो तो उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बेनिफिट आप तब लोगे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ और आप उसको सॉल्व कर लेते हो, तब बेनिफिट मिलता है। जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं हम लोग, अगर वो आप कर लेते हो बेटा, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। ओके, यस। तो आज हम बेटा बात करने वाले नए टॉपिक की। असाइनमेंट आपको मैंने दे दी है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो नया टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? ये रेडियस ऑफ जायरेशन, इसकी हम लोग बात करेंगे आज। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है, पहले इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज, सब लोग डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर, इसको RMS बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस of particles of a body from the axis of rotation. Axis of rotation. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। It is defined as the root mean square of distances of the particles of a body from the axis of rotation. सपोज कर लो कि यू हैव बीन गिवन अ बॉडी, ये आपके पास कोई बॉडी है इस तरह की। ठीक है, दिस इज अ बॉडी एंड द बॉडी इज फिक्स्ड ओवर हियर। यहाँ बॉडी को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, पाइवोट कर दिया इसको। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब कि ये एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, अक्सर ये कोई भी बॉडी है, उसको मैंने यहाँ पे क्या करके ऐसे फिक्स कर दिया। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन and body is revolving about this axis of rotation this way, ऐसे या ऐसे। Are you getting the point? मतलब हमने बॉडी को एक एक्सिस पे फिक्स कर दिया, ऐसे इस बॉडी को, ये बॉडी है, किसी भी शेप का बॉडी है, इसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और इस एक्सिस के अबाउट बॉडी जो है वो ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है और क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। मैं मानता हूँ कि बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रही है। Why एंटी क्लॉकवाइज? बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगुलर स्पीड क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। याद आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगुलर स्पीड को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों जो एंगल थीटा होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। आपको मैथ्स में इतना बताया गया होगा कि जब भी हम एंगल
पॉजिटिव लेते हैं तो बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव रहता है, याद है क्वाड्रेंट, यहाँ पे 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, एंटी क्लॉकवाइज। तो इंडिया में टेक क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का एंगल नेगेटिव होता है। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज जो भी टर्म होगी बेटा उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, एंड इट इज रिवॉल्विंग अबाउट वन पर्टिकुलर एक्सिस, एक एक्सिस की बॉडी है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। या इसको ऐसे बनाने की बजाय मैं इसको और सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको, और सिंपल तरीका ले लो। ये बॉडी, ठीक है, इस तरह की ये बॉडी है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने बाहर ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए। ये बॉडी है, दिस इज अ बॉडी ऑफ सर्टेन मास। ओके, रिजिड बॉडी है, कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। लेट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पे बॉडी ली है, बॉडी ऑफ n पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस बॉडी में टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स भरे पड़े हैं, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, एवरीवेयर देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स। I cannot draw all the particles, ठीक है। There are so many particles and number of particles inside the body, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है। ये एक्सिस है और यहाँ पे बॉडी है, तो ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, इस तरह से। तो ये बॉडी इस तरह से बेटा ऐसे घूम रही है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, मान लो r1 है, और इस पार्टिकल का मास है यहाँ पे m1। ऐसे ये पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ पे है r2, इसका मास है m2। इस पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ पे है r3, इसका नाम मैंने m3 रखा। सो ऑन, ठीक है, m1, m2, m3, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। समझ आ रही है बात। इस बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है, और उन पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग मैंने बोल दिया। अब जो पार्टिकल एक लाइन में लाई कर रहे होंगे उनका डिस्टेंस सेम होगा, बट जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे पार्टिकल ही एक डिस्टेंस पे होंगे। तो मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए, थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए पार्टिकल्स के लोकेशन अलग अलग बोल दी। एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, और एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, लेट इट बी m4, और एक पार्टिकल यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे ले लो। इसका डिस्टेंस यहाँ से है ये r4, ये r5, ठीक है, या इसको rn बोल दो, rn। यहाँ पे ये हो गया mm, nth पार्टिकल हो गया। मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड nth पार्टिकल, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टिकल का मैंने मास यहाँ पे दिखा दिया आपको। ओके, एंड ऑल द पार्टिकल्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस और नो। अगर हम एज ए होल देखते हैं, पूरी बॉडी को देखते हैं, पूरी बॉडी जो है वो इस तरह से घूम रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो वो इंडिविजुअल जो पार्टिकल होगा इट विल बी डूइंग द सर्कुलर मोशन, कैन यू फील इट और नॉट। यार अगर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की हम बात करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की, तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे घूम रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। पूरी बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल बी डूइंग द सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसका सर्कुलर मोशन, इसका सर्कुलर मोशन, इसका सभी का सर्कुलर मोशन। एवरी पार्टिकल इनसाइड द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल, एंड दैट सर्कल, जो सर्कल होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा होगा वो सर्कल एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, विदाउट यहाँ तक ओके। तो मैंने क्या बोला, इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उन सभी का मास है m1, m2, सो ऑन। तो मैंने क्या बोला कि जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी का क्या लेना है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस। इसका जो पार्टिकल है, देखो RMS का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। तो r1 स्क्वायर बनेगा,
फिर r2 स्क्वायर बनेगा और करते करते बेटा rn स्क्वायर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले नंबर पे हो गया स्क्वायर, उल्टा करना है, पहले नंबर पे स्क्वायर करते हैं, उसके बाद हमने क्या लेना है, मीन लेना है। नाउ टेक मीन, मीन या फिर एवरेज। आपको क्लास 9 में सिखाया गया होगा, अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उनका मीन कैसे लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अप टू सो ऑन डिवाइड बाय n। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास में 3 वैल्यूज हैं x1 x2 x3, मैं कहता हूं x मीन निकालो, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे प्लस इन डिवाइड बाय 3 कर दोगे। मीन कैसे लेते हैं हम लोग, तो हमने क्या किया, पहले स्क्वायर किया टर्म का, फिर स्क्वायर का मीन लो, स्क्वायर का मीन लो, यानी कि ये मीन तुम्हारे पास बनेगा बेटा r मीन जो होगा वो कैसे लिखोगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन करते करते rn स्क्वायर डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मीन जो हम मीन ले रहे हैं ना, किसका ले रहे हैं, स्क्वायर का मीन ले रहे हैं ना, हम स्क्वायर का मीन ले रहे हैं, हम r का मीन थोड़ी ले रहे हैं, हम जो स्क्वायर जो क्वांटिटीज हैं इनका मीन ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता तो यहाँ पे आ लिखता, बट ये स्क्वायर टर्म का मीन हो रहा है। कंफ्यूज क्यों यार, तो बिल्कुल बेसिक बात है, स्क्वायर टर्म का मीन ले रहे हैं, ना कि सिंगल नॉन स्क्वायर का मीन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या हो गया, स्क्वायर करते हैं, मैंने स्क्वायर का मीन ले लिया, अब मीन से रूट में करो, यानी कि हमने क्या करना है, RMS, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू r मीन, इसका स्क्वायर रूट में डालो। ठीक है, क्या होगा ये, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन करते करते rn स्क्वायर डिवाइड बाय n, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। कुछ लोग इसको गायरेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको गायरेशन बोलेंगे, बट इट इज नॉट गायरेशन, इट इज जायरेशन। या अगर वो गायरेशन बोलते हैं तो उनका लड़ना नहीं है, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। गायरेशन या जायरेशन का मतलब होता है कि बेसिकली एक बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा, एक बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे अगर हम पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट करवा दें, लाइक सेंटर ऑफ मास, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें बॉडी के अंदर, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट से P पॉइंट, वेयर द एंटायर मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ बॉडी का क्या है, सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट कर दिया मैंने, और इसका डिस्टेंस मैंने यहाँ से ले लिया, इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बेटा, इसको बोल देता हूँ मैं K, मैंने यूज करते हैं K, where K is your radius of gyration। तो यहाँ पे जो RMS हो गया, इट इज इक्वल टू K, रेडियस ऑफ gyration। ठीक है, इसको हम K बोल देते हैं। एक टर्म है, इसको K बोल दो, तुम P बोल दो, व्हाटएवर। ठीक है, एक टर्म मैंने ले ली K, जहाँ पे पूरी बॉडी का मास क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इसको आप COM बोल सकते हो, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना है, K है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आप सबको बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अभी क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I is equal to mr स्क्वायर, सभी को पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m into r स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे मुझे बताइए कोई, ये जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो उन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डू यू गेट इट। लेकिन वो सभी के सभी पार्टिकल एक बॉडी का हिस्सा है। अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, लेकिन उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बजाय हम बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट अज्यूम करते हैं जहां पे पूरी बॉडी का मास एक्ट कर रहा हो और उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जहां पे पूरी बॉडी का मास एक्ट कर रहा होता है, जहां पे पूरी बॉडी का मास एक्ट कर रहा होता है। तो हम इंडिविजुअल की बात ना करके हम सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल का रिजल्ट जो आएगा, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, पार्टिकल n, इन सब का जो रिजल्ट आएगा, उन सबको जोड़ के जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो है वो आपको एक ही बार में मिल सकता है अगर आप बॉडी में सेंटर ऑफ मास को एज्यूम कर लो। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर here I1 will be equal to m1 r1 square, थोड़ी ये बात समझ आती है? This is what moment of inertia of m1 about axis of rotation, yes or no? Similarly I2 कितना होगा, m2 r2 square, so on करते जाएंगे तो हमारे पास in आएगा and it will be equal to m3 r3 sorry mn rn इसका स्क्वायर। चल रहा है? ओके, तो ये हमारे पास में, दिस इज आवर लॉजिक। तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया। अब अगर हम इन सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दें तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस निकल जाएगा। ठीक है, तो यार हम ऐसा ना करके हम पूरी बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास मानते हैं और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, दैट विल बी रिजल्टिंग अगर हम इन सभी को जोड़ के निकालें, यानी इन इंडिविजुअल को जोड़ जोड़ के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक ही बार में मिल जाएगा अगर आप सेंटर ऑफ मास को एज्यूम करो। ये इसका इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे फायदे हैं, तो आपको पूरे चैप्टर में दिखते रहेंगे। ओके, क्लियर है? हाँ, देन डिफरेंट होगा, फिर उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर हमें छोटा सा मास लेना पड़ेगा dm, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल dm r स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर वो काफी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, विच इज बियॉन्ड द सिलेबस, सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, जब फ्री टाइम होगा, पहले जब सिलेबस कवर कर लेंगे, देन आई विल टेल यू कि वो केसेस कैसे करेंगे। ओके, अभी तो वैसे कोविड का सिचुएशन है, बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ पा रहे ढंग से, ठीक है, तो जो चीज़ें, इसीलिए बोर्ड ने सिलेबस भी काफ़ी रिड्यूस किया है। तो ये बातें हैं। अब मैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं डिराइव करने जा रहा हूँ, इसका प्रूफ आओ देखते हैं। लेट अस प्रूफ द फॉर्मूला k इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये सारा प्रोसेस हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो RMS का मतलब आपको समझना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बहुत आसान है। अब मुझे ये वैल्यू आपको प्रूफ करके दिखानी है, कैसे करेंगे। लेट्स read fast proof। Let a body having so many particles of masses m1, m2, m3 up to mn with distances r1, r2, r3 and rn from axis of rotation। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडीज का, यानी पार्टिकल्स का, नॉट बॉडी, पार्टिकल्स का डिस्टेंस कितना है, r1, r2, r3, r4 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल particles will be I1 equal to m1 r1 square, I2 equals to m2 r2 square
एंड ऐसे करते करते बेटा in will be equal to mn rn स्क्वायर। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I total it will be equal to I1 plus I2 plus I3 up to so on करते करते In। ये होगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको सिंपली हम I लिख सकते हैं, I टोटल या सिंपली I। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। ठीक है, mn rn स्क्वायर, दिस इज I। अब बेटा यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। छोटा सा स्टेप होगा, अगर ये बॉडी में जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हों। जैसे कि ये आपके पास में एक बॉडी है 10 है, इस मार्कर में ये जो प्लास्टिक के जो एटम्स होंगे उन एटम का साइज सेम होगा। जिस प्लास्टिक का ये बना हुआ है उस प्लास्टिक के जो एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या सर नो? मतलब कि जिस पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनी है दोज पार्टिकल्स विल बी आइडेंटिकल इन नेचर। आइडेंटिकल इन नेचर, अगर वो आइडेंटिकल हो गए इसका मतलब है कि उनके मासेस भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम बात लिखेंगे, इफ particles are identical then m1 equal to m2 equal to mn equal to m से ऐसा बोल देते हैं हम लोग कि उन सभी का मास क्या है, m हो गया। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, ऐसे केस में I will be equal to m बाहर ले लेते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन करते करते rn स्क्वायर। बोलो, हो जाएगा? यस और नो? ठीक है, अब हम यहाँ पे जो राइट साइड है ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई RHS of above equation by small n। जो राइट हैंड साइड है बेटा उसको हम n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, एंड वी गेट I equals to m into n r1 square plus r2 square up to so on rn square divided by n। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना यार, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिया, लेकिन हमारे पास में एंड में बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएगा। एंड में क्या बन जाएगा अपने पास, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएगा। तो कोई मुझे ये बताएगा, यहाँ पे m into n हो गया, यानी यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी का मास कितना है, mm है। तो बेटा बॉडी का जो टोटल मास है, टोटल मास, क्या मैं टोटल मास को n into m लिखता हूँ, कैपिटल M। बोलो भाई, बॉडी का टोटल मास कितना है, कैपिटल M। कैपिटल M को लिख सकते हो n टाइम्स स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, एक पार्टिकल का मास है, तो ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट टोटल मास ऑफ द एंटायर बॉडी। बोलो क्लियर है? टोटल मास मिल गया। अब समझो बात को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। I इक्वल्स टू कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर करते करते rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये बना देख लो, तो ये अपने पास में एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे ये बताओ, अगर इफ इस सारी बॉडी को गायब करते जाए, क्या करते जाए, सारी बॉडी को गायब करते हैं, यानी इसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूँ कि यहाँ पे ये सारी बॉडी होगी बेटा, और ये क्या होगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। ये यही बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, COM। COM वो पॉइंट होता है बेटा जहाँ पे पूरी बॉडी का मास एक्ट कर रहा होता है। यानी यहाँ मास कितना हो गया बेटा, कैपिटल M हो गया, यस और नो? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या थी, ये थी। यानी इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, यानी अब इंडिविजुअल पार्टिकल को हटा के मैंने एक सेंटर ऑफ मास बना दिया। वो सेंटर ऑफ मास में मैंने क्या रखा, M रखा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, दैट पॉइंट वेयर द एंटायर मास इज एक्टिंग। एंटायर मास कितना है, ये रहा n टाइम्स है। इसका डिस्टेंस कितना है, इसको बोल देता हूं मैं k।
के ही मेरा क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, के ही मेरा क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ m अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए? I इक्वल्स टू m k स्क्वायर, यस और नो? यस और नो बनना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू I इक्वल्स टू m k स्क्वायर, ये बनना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बेटा कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर लो एंड व्हाट डू यू गेट? कंपेयर करोगे तो ये I इज इक्वल टू m के स्क्वायर है और वो क्या है? I इज इक्वल टू m टाइम्स सो एंड सो, यानी कि यहाँ पे I है, इधर भी I है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ ऐसा करते हैं m के स्क्वायर इक्वल्स टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन rn स्क्वायर डिवाइड बाय n, ऐसा लिखते हैं। m से बढ़ा दो, क्या बचा? तुम्हारे पास बचेगा k इक्वल्स टू k स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन rn उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n, और स्क्वायर को हटा के यहाँ पे बेटा तुम अंडर रूट ले सकते हो। ये फॉर्मूला बना रेडियस ऑफ जायरेशन का, जो कि मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया। बिगिनिंग में मैंने आपको मैथमेटिकली बताया रूट मीन स्क्वायर, पहले क्या करना? स्क्वायर करना, किसका? डिस्टेंस का स्क्वायर करना। उसके बाद मीन लेना, किसका? स्क्वायर वाले डिस्टेंस का। लक्ष्य क्लियर है ना? स्क्वायर वाले डिस्टेंस का मीन लेना। उसके बाद में क्या करना? उन सभी को रूट में डाल देना, रूट मीन स्क्वायर ऐसे होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हुआ बेटा? सिंपली रूट मीन स्क्वायर of distances of the particles of a body from the axis of rotation। ठीक है, तो ये आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछ सकते हैं। या सिंपली आपको बोलेंगे कि भाई डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन इन 1 मार्क, तो ये डेफिनेशन आपको देनी है। अगर आप फॉर्मूला लिख के आओगे तो खाली आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिखने का ये हो सकता है फॉर्मूले का 1 नंबर भी दे दे, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। अगर तो आप 22 नंबर पर रुके हुए हो और आपको 1 नंबर चाहिए पासिंग मार्क, तो आपको 1 नंबर दे सकता है। और अगर आप 60 मार्क्स लेके बैठे हो तो आपको आधा नंबर मिलेगा। और अगर आप बिल्कुल टॉप कर रहे हो, 70 आउट ऑफ 70 लेने वाले हो, तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा, आपको 1 नंबर कभी नहीं मिलेगा, या हो सकता है आपको ना ही मिलेगा, डिपेंड करता है कंडीशन पे। ओके, तो ये हमारा हुआ बेटा रेडियस ऑफ डायरेक्शन। अगला बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हार्डली बेटा 3 लेक्चर्स मैं और दूंगा इस यूनिट के लिए और ये यूनिट खत्म हो जाएगा। हार्डली 3 लेक्चर्स हो, ओके। फिर एक दिन हम आपका डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। बट डाउट सेशन से पहले आप लोगों का एक छोटा टेस्ट प्लान कर रहे हैं बेटा, ठीक है, एक छोटा टेस्ट प्लान कर रहे हैं। और आज फ्राइडे है, आपका टेस्ट हुआ कल। आप लोग तो यहाँ पे आके टेस्ट दोगे और बाकी लोग जो वहाँ बैठे हैं ऑनलाइन वो घर पे बैठ के टेस्ट देंगे, और जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो ऑफलाइन यहाँ पे आके टेस्ट देंगे। सेंटर ऑफ मास रोटेशन, इसमें 2 पार्ट है ना, सेंटर ऑफ मास जो पहले करा है और रोटेशन जो अब चल रहा है। तो रोटेशन तो अभी चल ही रहा है, सेंटर ऑफ मास हो चुका है, ठीक है। तो कल मैंने आपको असाइनमेंट दे दी है, कल का दिन, आज का दिन और कल का भी दिन पूरा आराम से लो, और 2 बजे आप मेरे को टेस्ट दो, ठीक। अगला टॉपिक आता है डियर अपने पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर हो गया? सभी का क्लियर? कोई डाउट? ओके, क्लियर है, बहुत आसान है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। आपकी रेटिंग कब है? 19 ऑफ सितंबर। सिलेबस यही होगा ग्रेविटेशन का, तो उसका आपका ऊपर हम लोग बनाए और हमारे स्कूल के ऊपर आप लोग बनाए, ऐसा यस। तो
अगला टॉपिक आता है बच्चे अपने पास, टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आओ देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो इतनी बात तो सबको समझ में आती होगी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। चलो पहले ये बताओ काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक। पहले ये बताओ काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग RKEQ बोलेंगे, या इसका सिंबल जो होगा बेटा वो होगा KR सिंपल, ठीक है। बोलो जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी की वो क्या होती है, पता होना चाहिए, सिंपल चीज है। सबमिट, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? बोलो काइनेटिक एनर्जी, सुमित काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सही बोला। हाँ, जब कोई बॉडी मूव करती है ना तो उस समय मोशन के समय जो एनर्जी होती है बॉडी में उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। याद है कोई बॉडी जब मूव करती है तो मोशन के समय जो एनर्जी उसके पास होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर इस पेन को मैं उठा के ऐसे फेंकता हूं तो इस बॉडी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी आई। मीन्स अगर किसी बॉडी में जिसमें मास है, बॉडी में मास तो होने ही वाला है 100%। अगर किसी बॉडी में मास है और आप उसको क्या करते हो, थ्रो कर देते हो, यू प्रोवाइड सम वेलोसिटी और स्पीड, देन द बॉडी विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, वन इज द मास, सेकंड वन इज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। वेलोसिटी नहीं बोलना आपने, वेलोसिटी नहीं बोलना, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी वेक्टर बन जाएगी, बट एनर्जी स्केलर होती है, वेक्टर नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर बोलेंगे, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m × v स्क्वायर होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कोई बॉडी घूम रही है, ऐसे पंखा घूम रहा है तो पंखे में क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पे v की जगह पे ओमेगा आना चाहिए, सोचो, और m की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, क्योंकि जो काम m प्ले करता है, जो रोल m प्ले करता है लीनियर मोशन में, वही रोल I प्ले करेगा एंगुलर मोशन में। कोई चीज सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, तो जो मास का रोल होता है सीधे मूव करने में, वही रोल होगा रोटेशन का, वही रोल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ड्यूरिंग रोटेशन। ये मैंने कल भी बताया था, 2 दिन हो गए इसी पर। जो रोल m का होता है लीनियर मोशन में, वही रोल I का होता है इन रोटेशनल मोशन। यानी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी RKE, उससे जो मोटा मोटा फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 I × ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1/2 एज इट इज, m की जगह पे I और v की जगह पे ओमेगा। सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल मतलब इंट्यूटिव है। मतलब हम, हमारा लॉजिक जो है वो यही कहता है कि m की जगह पे I बन जाना चाहिए, v की जगह पे ओमेगा बन जाना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल लगता है, तो यह तुक्का नहीं है। बट इस बात का जस्टिफिकेशन भी है, प्रूफ भी है। और देखो प्रूफ कैसे करना है, लेट अस डू द प्रूफ ऑफ दिस। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, हाउ डू वी डिराइव दैट फार्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए बेटा मैं यहाँ पे एक बॉडी एज्यूम करता हूँ, ये आपके पास में एक बॉडी आ गई, ठीक है। ये बॉडी है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। बेटा रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जिस बॉडी को आप कंप्रेस ना कर सको, या फिजिक्स में इसका प्रॉपर डेफिनेशन है
कि अगर आप बॉडी को रिजिड बोल रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के बीच में किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है आपके फोर्स लगाने की वजह से। अगर इसको मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ, दबाता हूँ ऐसे, तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। पत्थर को तुम दबाते हो तो पत्थर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। भाई डिस्टेंस तब चेंज होगा जब वो कंप्रेस होगा, जब वो दबेगा। जब वो दबेगा तो उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन जो चीज़ दबी नहीं सकती, जो कंप्रेसिबल नहीं है, उसमें डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में चेंज नहीं होगा, तो उसको हम प्योरली रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, ये पहले भी आपको बता दूँ। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे क्रॉस बना दिया। क्रॉस बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बॉडी जो है वो पाइवोटेड है, पाइवोटेड ऐसे, मतलब बॉडी है वो मैंने यहाँ पे ऐसे टिल्ट हो गई, ऐसे टिल्ट हो गई, और जो बॉडी है वो ऐसे गोल गोल घूम रही है विद सर्टेन एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसको डब्ल्यू नहीं बोलना, इसको ओमेगा बोलना है। डब्ल्यू ऐसा होता है, ओमेगा ऐसे होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं। सिंबल है, किसका सिंबल है? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक, डब्ल्यू नहीं पढ़ना है इसको, कितना डब्ल्यू होता है, ठीक है, बट इसका मतलब डिफरेंट है। ये एक्सियल रोटेशन है, ये एक्सियल रोटेशन है। इस एक्सियल रोटेशन से यहाँ पे बेटा डिफरेंट पार्टिकल्स है। एक पार्टिकल यहाँ पे, ओके, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से कितना है, मान लो r1 है। ओके, एक पार्टिकल तुम यहाँ पे मान लो, इस जगह पे, इसका डिस्टेंस है यहाँ पे r2, और एक पार्टिकल और मान सकते हो तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, ये r2 हो गया। एक पार्टिकल हो गया यहाँ पे, इस जगह पे, दिस इज m3, दिस इज m2, दिस इज m1, और ये हो गया r3। ठीक है, इन पार्टिकल के बेटा अलग अलग क्या होंगे, डिस्टेंसेस होंगे। मैंने यहाँ पे 3 पार्टिकल लिखा है, बट देयर कैन बी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप सोचो, अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे इस तरह से, तो बेटा इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स इस तरह से घूमेंगे, यस और नो? ये पार्टिकल होगा वो इस सर्कल में घूमेगा, ये वाला पार्टिकल होगा वो इस सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा। सोच के देखो, ये वाला जो पार्टिकल होगा, थोड़ा मैं इसको और पास ले लूँ, यहाँ ले लेता हूँ, इस पार्टिकल यहाँ पे, ये पार्टिकल जो होगा वो इस सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा। सोचो, फिर ठीक है, जब ये बॉडी घूमेगी तो ये जो पार्टिकल्स होंगे बेटा, ये पार्टिकल्स अलग अलग सर्कल के अंदर घूम रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल होगा, इसकी वेलोसिटी जो होगी इस पॉइंट पे, इसकी जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे ये गिवन होगी, दैट विल बी v1 एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, r1 इनटू ओमेगा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ये टेंजेंशियल, दैट विल बी v2 एंड इट विल बी इक्वल टू r2 इनटू ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी होगी ये वेलोसिटी होगी, इसको बोल रहे हैं हम लोग v3, एंड v3 विल बी इक्वल टू r, इज इट ओके और नॉट? इस v3 की जो वैल्यू है बेटा, ये जो वैल्यू आ रही है v3 की वैल्यू, ये v3 जो होगी इट विल बी r3 इनटू ओमेगा। बोलो, क्लियर हो गया? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, सबको पता है। v इक्वल्स टू क्या होता है, r इनटू ओमेगा होता है ना? अभी कल बता दूं मैंने, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, r ओमेगा होती है। ठीक है, और ये स्पीड कैसी होती है, टेंजेंशियल स्पीड होती है, टेंजेंट। अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस r है, ये पार्टिकल अगर ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे ये होने वाली है, एंड इट इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, ये चीज आपको पहले बता दूं, क्लियर है? अब यहाँ पे बात ये है समझने वाली कि इन सभी पार्टिकल्स में ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है, ओमेगा हियर, ओमेगा इज सेम फॉर एंटायर बॉडी। पहले ये समझने की कोशिश करो, ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड इन जनरल।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, यानी कि कितना एंगल पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है, कितना एंगल पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक पार्टिकल है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है r1 डिस्टेंस की दूरी पे, एक पार्टिकल है यहाँ पे r2 डिस्टेंस की दूरी पे, और एक पार्टिकल है यहाँ पे r3 डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ओके, और ये एक्सिस है। अगर ये पूरी बॉडी अगर घूम रही है इस तरह से, तो यार सोच देखो, ये इस पॉइंट के बाद बॉडी घूम रही है, तो ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर गया, थीटा ऊपर गया, ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर गया, थीटा ऊपर गया, ये पार्टिकल कितना ऊपर गया, थीटा तो सेम रहेगा बॉडी में। अब तुम ये मत सोचने बैठ जाना कि यार ये एंगल यहाँ पे डिफरेंट है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, ये एंगल जो होता है, ये एंगल तो सेम ही चीज है कि नहीं समझ आया? आगे हमने मतलब कि यहाँ पे थीटा जो है, जो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो थीटा है, इस पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, थीटा है, और इस पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, थीटा है। सभी पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है इन सेम टाइम पीरियड, तो उनका एंगुलर स्पीड भी सेम होगा। ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसका एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे है। मैं बोलता हूँ 1 सेकंड में 10 डिग्री ऊपर गया, तो 1 सेकंड में सभी पार्टिकल 10 डिग्री ऊपर गए, तो 10 डिग्री बाय 1 सेकंड, थीटा बाय टी, 10 डिग्री बाय 1 सेकंड कितना हुआ, 10 डिग्री पर सेकंड हुआ। एंगुलर स्पीड के आगे सबकी सेम आ गई। कितने समझ पा रहे आ रहा है, पता लग रहा है? ये बॉडी है, ये बॉडी तो रिजिड बॉडी है ना, जब ये बॉडी चल रही होगी, ऐसे गोल गोल घूम रही होगी, तो इस पार्टिकल के जितने पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट एक टाइम पे एक जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, नहीं पता लगा, क्लियर है? 1 सेकंड में अगर एक पार्टिकल यहाँ पे 10 डिग्री ऊपर गया, तो यार अगला पार्टिकल भी 10 डिग्री ही ऊपर तो गया होगा। ये थोड़ी कि ये पार्टिकल नीचे रहेगा, ये पार्टिकल आगे बढ़ गया, क्योंकि ये बॉडी जुड़ी हुई है, रिजिड बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी है, कंटिन्यूस रिजिड बॉडी है, तो इसके सभी पार्टिकल एक जैसे एंगुलर स्पीड से आगे बढ़ेंगे, तो एंगुलर स्पीड सभी का कांस्टेंट होगा। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया, देयरफॉर ओमेगा फॉर एवरी बॉडी, आई मीन एवरी पार्टिकल इज कांस्टेंट। इसको छापना चाहिए, ओके। चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है, बाकी कल करते हैं, बिकॉज प्लस 2 वाले मुझसे वेट कर रहे हैं, 3:15 में उनकी क्लास, ये इस टॉपिक को मैं कल कवर करूँगा, ओके। तो मतलब सही होगा।